बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम सभी एक साथ होकर बिहार में पंचायत राज एक्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहे। आज भी हम शिक्षा विभाग के कल के चर्चा से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे जान चुके हैं कि पंचायत राज अधिनियम क्या है, विनियमन क्या है, नियमावली क्या है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि जो सभी विभाग है बिहार सरकार का, जो पंचायती राज को देखना है, तो विभागों की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों को जब सब चीज की जानकारी होती है, सभी विषय की जानकारी होती है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठ करके गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में सरकार सभी विभागों के माध्यम से अपने कामों को गांवों तक पहुंचाना चाहती। उस नियमावली को जानने और समझने के बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। तो शिक्षा विभाग में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका हो सकती है, आज हम चर्चा करेंगे। नवाचारी शिक्षा क्या है? नवाचारी शिक्षा 2005 में ही शुरू की गई थी, जब सर्व शिक्षा अभियान की चर्चा हमने किया था। विद्यालय शिक्षा समिति की भी चर्चा हमने किया था। सर्व शिक्षा अभियान की चर्चा में आप समझ गए होंगे कि गांवों के अंतिम कतार में रहने वाले अभिभावकों के बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा देना, यानी भारत के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया शिक्षा विभाग में, यह सर्व शिक्षा अभियान का मूल आधार है। अब इसमें नवाचारी शिक्षा यानी कंप्यूटराइज शिक्षा, 6ठा 7वां 8वें वर्ग के मुख्य रूप से छात्रों के लिए यह नवाचारी शिक्षा की व्यवस्था की गई। हर प्रकार से शिक्षा गांवों के अंदर पहुंचे, छात्रों में रुचि बढ़े, इसको ध्यान में रख करके नवाचारी शिक्षा यानी कंप्यूटराइज शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, ये चूंकि बच्चों को प्रेरणा देती है, उत्प्रेरित करती है, आनंद आता है बच्चों को, इसलिए कंप्यूटर के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ा। इसको बढ़ाने के लिए देखते हुए राज्य सरकार ने नवाचारी शिक्षा शुरू किया था 2005 में। 6ठा 7वां 8वें क्लास के बिहार के सभी मिडिल स्कूल को कंप्यूटर भी उपलब्ध कराया गया और शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया गया, और उसके साथ साथ छात्रों को भी उस शिक्षक के माध्यम से कंप्यूटर के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। और मूलतः देखा गया ग्रामीण इलाके में कि बच्चों की रुझान बहुत तेजी से बढ़ी। परंतु विद्यालय शिक्षा समिति अपने दायित्वों का निर्वहन लगातार बिहार में भूलती जा रही है, और इसको बहुत ही समझना आवश्यक है। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य होते हैं, यानी जिस वार्ड के अंदर प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, उसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। और वार्ड के सदस्य को हर माह विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करनी है। यही बिहार के अंदर नहीं हो रहा है। इसी बैठक में कंप्यूटर शिक्षा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 6ठा 7वां 8वां के बच्चे जो हैं, या छात्र और शिक्षकों के बीच के जो अंतर है उसको समाप्त करना और इसके प्रति बच्चों का रुझान को बढ़ाना, यही दायित्व थी विद्यालय शिक्षा समिति की, जो बिहार के अंदर नहीं होने से इसके प्रति जो कंप्यूटर आज भी मिडिल स्कूल में चल रहा। तो हम तब सबको जागरूक होकर के
विद्यालय शिक्षा समिति की यह जवाबदेही बनती है कि पूर्ण रूप से सभी बच्चों को जो उसके लाभदायक हैं उनको यह शिक्षा मिले। इसके लिए अधिकृत किया गया जो संकुल के समन्वयक हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, प्रखंड संसाधन प्रखंड के भी समन्वयक हैं, और विद्यालय शिक्षा समिति को सरकार ने अधिकृत किया कि इस काम को आपको करना है। अब ये जानकारी वार्ड सदस्य और मुखिया को निश्चित रूप से रहना चाहिए और ग्रामीण लोगों को भी रहना चाहिए कि इसके प्रति यदि वार्ड के सदस्य मंथली बैठक नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत की 2 महीना में जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें मुखिया जब रिव्यू करते हैं विभाग वाइज तो वहाँ हेडमास्टर भी इस बैठक में आते हैं। तो वहाँ प्रधानाध्यापक हेडमास्टर से वार्ता हो सकती थी कि आपके यहाँ कंप्यूटर शिक्षा के प्रति क्या प्रगति प्रतिवेदन है। तब वहाँ प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा होती तो जो त्रुटियां होती उसको ग्राम पंचायत समाप्त कर सकती थी। तो ना ही ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, और ग्राम पंचायत की बैठक भी हो रही है बिहार में, तो उसमें मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मूलतः नहीं बुलाया जा रहा है। तो जब प्रधानाध्यापक को ही ग्राम पंचायत के मुखिया अपने कार्यकारिणी के बैठक में नहीं बुलाएंगे तो फिर जो है नवाचारी शिक्षा या कोई भी शिक्षा हो, सब शिक्षा अभियान को कैसे पूर्ण करिएगा। तो ये विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक, हर शनिवार को अभिभावक गोष्ठी, फिर जो है विद्यालय ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, जब ये 3 नहीं होगी फिर विद्यालय के अंदर बाल संसद की बैठक, फिर विद्यालय के अंदर जो है मीना मंच की बैठक, यह जब नहीं होगी और ग्राम पंचायत इसका मॉनिटरिंग नहीं करेगी तो कोई शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए जो है ग्राम पंचायत के प्रति लोगों का उत्तरदायित्व बढ़ाना पड़ेगा और पंचायत प्रतिनिधि जो है उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा के संबंध में हम चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब ये है वैसे बच्चे जो सबल नहीं है विद्यालय तक पहुंचने में, यानी निशक्त है, दिव्यांग है, जिसको आप विकलांग समझते हैं, जो निशक्त बच्चे हैं, जो आम बच्चों के साथ उठन बैठन नहीं हो रहा है, वैसे बच्चों को समावेश करना है शिक्षा में। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो ये कह रहा है विद्यालय शिक्षा समिति और शिक्षक को आपस में बैठना चाहिए, यानी वार्ड सदस्य और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बैठना चाहिए और उनके पोषक क्षेत्र में कितना निशक्त बच्चे हैं या ग्राम पंचायत इसकी सर्वे करा के रखे रिपोर्ट, तो उसके आधार पर सरकार का यह मानना है कि 2.5% बच्चे इस तरह के हर जगह पाए जाते हैं। जो बच्चे लोक लज्जा में हो या जाने में समर्थ नहीं है विद्यालय, तो उसको उपकरण उपलब्ध कराना, यानी विकलांग बच्चे हैं, निशक्त बच्चे हैं, उसको साइकिल उपलब्ध कराना। उसकी कौन सा उपकरण हो सकता है जिसके सहारे वह विद्यालय तक चले जाएं। कुछ ऐसे निशक्त बच्चे होंगे जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं होंगे। तो शिक्षा अभियान तो यह कह रहा है कि बच्चों को मौलिक अधिकार है, यानी एक बच्चा भी गांव में नहीं छूटे, यह विद्यालय शिक्षा समिति की जवाबदेही बनती है। तो वैसे निशक्त बच्चों को आप कैसे शिक्षा के मुख्य धारा में लाइएगा, यानी 1 क्लास से 8वां क्लास तक की शिक्षा जो है उस निशक्त बच्चे को भी उपलब्ध हो, उसको कोई कठिनाई नहीं हो, उसको आप कैसे करेंगे, यह सब शिक्षा अभियान का मूल उद्देश्य होगा कि समावेशी शिक्षा को सफल करेंगे। यानी निशक्त बच्चों तक आप सभी संसाधन उपलब्ध करा दें और वातावरण को बाधा मुक्त बना दें। अब बहुत जो है निशक्त बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वहाँ बच्चे उसको मजाक उड़ाते हैं, तो वो भी उसको समाप्त करना विद्यालय शिक्षा समिति का काम है। शिक्षकों से मिलकर के उसको जो है उचित दिशा देना और निशक्त बच्चे को भी 1 से 8वां क्लास तक का शिक्षा मिल जाए। तो विद्यालय शिक्षा समिति की एक बड़ी जवाबदेही देखे नवाचारी शिक्षा में भी, समावेशी शिक्षा में भी। और बिहार में वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं प्राथमिक और मध्य विद्यालय के, और विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हर माह नहीं हो रही है। अभी तक कोरोना का समय है, लेकिन जब विद्यालय चलती है तो क्या ये शिक्षा समिति की बैठक होती है? अगर नहीं होती है, जो भी व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं
या आगे भी सुनेंगे, ये हम तमाम लोगों की जवाबदेही बनती है कि अपने गांव के वार्ड सदस्यों को बैठा करके, सभी वार्ड सदस्य के पास किताब बिहार सरकार ने दिया है, उन किताबों को लेकर के अध्ययन करने की जरूरत है। मुखिया के पास भी, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी जगह किताब उपलब्ध है। प्राइवेट दुकानों में भी आप किताब खरीद सकते हैं, लेकिन हम जो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, बिल्कुल बिहार सरकार का जो यह किताब है पीला रंग का 3 नंबर, उसी से मैं इस कार्यक्रम को चला रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि बिहार के आम लोग जब तक नहीं जगेंगे, वार्ड सदस्य और मुखिया सिर्फ चुनाव जीत करके अपने कर्तव्यों को भूल करके पुल पुलिया, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास में लगे रहते हैं, वो जरूरी है, लेकिन 29 डिपार्टमेंट की चर्चा ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य निश्चित रूप से छोड़ दिए हैं, कहने में कोई संदेह हमें नहीं हो रहा है कि कहीं न कहीं पंचायती राज जब तक जो है अपने कार्यों के प्रति रुचि नहीं लेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तो कोई भला नहीं कर सकता है बिहार का। बिहार का भला तब होगा कि जब ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था, सुदूर ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे कि बहुत सी हमारी बेटियां शिक्षा के प्रति उनके परिवार वालों ने कर्तव्य नहीं समझा, किसी न किसी कारण से, गरीबी के कारण हो, लोक लाज का भी गांवों के अंदर आता है, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, कई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है अभिभावकों को। इस स्थिति में हम बेटियों को शिक्षा नहीं दे पाए गरीबी के कारण। वैसे गरीब बेटियों को, वैसे गरीब अभिभावकों को जो बेटियां हैं, घर में बच्चियां हैं, उसको ध्यान में रख करके, खास करके मुस्लिम इलाके की लड़कियां कम शिक्षा ग्रहण की थी, तो मुस्लिम बहुल इलाकों को भी ध्यान में रख करके यह निर्णय सरकार ने लिया कि कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना इसलिए किया गया कि उन गरीब बेटियों को भी पहला से 8वां क्लास तक की जो शिक्षा है, वह सुख सुविधा है, उसको देने का व्यवस्था यह विद्यालय किया गया, जिसमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पोशाक, इस सब का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जिस लड़की का नामांकन हो गया कस्तूरबा बालिका विद्यालय में, तो 1 पैसा नहीं लगना है और 8वें क्लास तक का शिक्षा पूरा हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियां हैं, वह पंचायती राज के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका जो है चयन करने की प्रक्रिया है। ग्राम पंचायत के मुखिया बैठे, वैसे लड़कियों का, वैसे छात्राओं का सिलेक्शन करें और कस्तूरबा बालिका विद्यालय में ले जाके नामांकन करने की व्यवस्था करना था, उत्प्रेरित करना था। किसको? बाल श्रमिक की बेटियां हो सकती हैं, महादलित, मुसलमान समुदाय, जो 11 से 10 वर्ष से ऊपर की उम्र होना चाहिए, खास करके 10 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, उनको चिन्हित करके कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नाम लिखाने के लिए कह रहा है। और यह 12 से 24 माह तक का शिक्षा दे करके उसको पूरी तरह से उसको शिक्षित कर देना है। उसमें सुविधा दी जाएगी, आवास की सुविधा, भोजन की सुविधा, पोशाक की सुविधा, पठन पाठन हेतु सामग्री, इसका कोई शुल्क नहीं। पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी, खेल कूद का व्यवस्था किया जाता है, पुस्तकालय की व्यवस्था, स्टाइपेंड भी मिलेगा, कौशल विकास, यानी उसमें जो बेटियां होंगी, ये महत्वपूर्ण विषय है, उसके अंदर कोई अगर क्षमता है, कोई उद्योग धंधा में जाने की अगर क्षमता है, तो वो तो टीचर समझ जाएंगे। तो उसके कौशल विकास की भी रणनीति तैयार कर देना है कि जब वो आपके यहाँ से 8वें तक की डिग्री लेकर के निकलेगी, तो उस क्षेत्र में वो उसको सुविधा मिल जाए, यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण उसको मिल जाए, तो वो अपने जीवन को निर्वहन के लिए व्यवसाय भी कर सकती है। कई महिलाओं का रोजगार से जोड़ा जा सकता है और साथ साथ बीमा का भी लाभ
वैसे लड़कियों को मिलता है जो कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती है। तो अब कस्तूरबा विद्यालय में जो गरीबी रेखा से नीचे के जो हैं, जो हमने बताया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इसकी 75% नामांकन करने का है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में 25% बालिकाओं का नामांकन का प्रावधान है। तो इस तरह से आप गांव की बेटियों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, कस्तूरबा विद्यालय चल रही है, तो ये निरंतर चलती है। अब ये मत देखिए कि यह 2005 से व्यवस्था चल रही है, आगे क्या होगा। आज भी आप नामांकन कराइए, जो गांव की बेटियां हैं उसको मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति की जवाबदेही है कि उसके प्रति सजग रहें। अब हम देखेंगे, और इसमें हमने कह ही दिया कि सब चीज जो है इसमें फ्री में व्यवस्था किया गया है। तो ये सारी दायित्व जो है विद्यालय शिक्षा समिति का, आप देख लीजिए, और कितना दायित्व बढ़ जाता है। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का तो अहम रोल है शिक्षा विभाग को व्यवस्थित करने में। आप देखिए, नवाचारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान की सफलता, तो इतनी चीजों की विषयों की चर्चा हम करके बढ़ रहे हैं। तो सब में आप देख रहे होंगे कि वार्ड सदस्य और मुखिया की अहम भूमिका है। अब कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नाम लिखवाना है, मुखिया की कोई रोल नहीं होगा, तब तो कोई धनी का बेटी कौन जाकर के नाम लिखवा लेगा, और जिसके लिए सरकार का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके प्रति कौन सजग रहेगा। मध्याह्न भोजन अगला विषय के संबंध में हमसे ज्यादा आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मध्याह्न भोजन जो है भारतीय संविधान की धारा 21A में यह है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त में भोजन देने का, और उसको हम बार बार बोलते हैं कि शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है, और सबको शिक्षा देने की व्यवस्था, पौष्टिक आहार, शैक्षणिक स्तर कैसे बढ़े, बच्चों के बीच सामाजिकता का भाव जगे, बच्चों को सीखने की क्षमता, आत्मसम्मान के स्तर को बढ़ाना, बच्चों को छीजन को रोकना। देखिए, ड्रॉप आउट को रोकने का भी यह मध्याह्न भोजन एक तरीका है। लेकिन आज गांवों के अंदर आप देखेंगे कि ड्रॉप आउट रोकने के बजाय विद्यालय शिक्षा समिति की रुचि